नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा फिर से शुरू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन में निर्बाध कार्यवाही की सराहना की। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर और मरीजों की संख्या में गिरावट। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इंकार किया। भारत ने चीन द्वारा पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिकरण पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने कल तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र ने कहा कि तेल की कीमतों का मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकारों की सहमति के बिना अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव ने धान की खरीद पर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा किसानों और अत्यंत गरीब व्यक्ति तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा शुरू करने के केंद्र के प्रयास से देश के युवाओं के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। चर्चा जारी है। राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। अन्ना द्रमुक के KM थम्बुईदुरई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कोविड प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया है। उन्होंने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद बैस्य ने कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि 70% से अधिक वयस्क आबादी को टीके लगा दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा 2014 के बाद बहाल हुई है, जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर नियंत्रण लगाया है। आज जो बदलाव हुआ इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। और कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है। भाजपा के कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सबका प्रयास जरूरी है। प्रयास तो सबका होना चाहिए, इसीलिए यह नहीं है कि आप सबका प्रयास मतलब बीजेपी का ही प्रयास होना चाहिए, एनडीए का प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोग का भी प्रयास चाहिए। आप लोग तो खाली खोजते हैं कहाँ प्रॉब्लम होगा, उसमें आके उसको ठीक करने के लिए आप लोग उसके लिए खाली चांस मांगता है। हेल्प तो कीजिए। श्री कामाख्या प्रसाद ने असम में उग्रवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय जनता दल के AD सिंह ने देश में एक खास समुदाय के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया। बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया।
मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की ओर से, बीजू जनता दल की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हम लोग इस वोट ऑफ थैंक्स को समर्थन करते हैं, इस धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने हर पंचायत में बैंक शाखाएं खोलने की मांग की। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। Economy is mauled. It has never gone through such a bad patch. I have worked for 41 years in government and I know that we have never gone through such a bad patch, not even in 1991. And much of the destruction of the economy is thanks to deliberate policies that have not understood their meaning. तेलंगाना राष्ट्र समिति के डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि संघीय ढांचा खतरे में है। द्रविड़ मुनेत्र कजगम के आरएस भारती ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन में पूरे दिन सुचारू कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने सदस्यों से बजट सत्र के शेष भाग के लिए भी इसी भावना को बनाए रखने का आग्रह किया। Rajya Sabha witnessed a disruption-free proceedings after a long gap. It was delightful to watch quality debate on the motion of thanks to the President. Debate yesterday were marked by effective assertion of the achievements of the ruling party on one side and the contestation by opposition members on the other side. This is the advantage of smooth functioning of the House. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल किया है इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के ऊपर में जो टिप्पणी की है बहुत ही आपत्तिजनक है। अभी ऐसा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान के हिसाब से चलते हैं और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से मान्यता देते हुए चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनके सोच जो है वो किसी संवैधानिक व्यवस्था को विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें जो है लोकसभा में उन्होंने कही है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां संसदीय कार्यवाही में काला धब्बा मानी जाएंगी क्योंकि अब तक किसी ने भी भारतीय न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के बारे में सदन में ऐसी टिप्पणी नहीं की है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। चुनावी राज्यों में घर घर जाकर प्रचार और मतदान करने के लिए वर्चुअल अपील भी की जा रही है। पंजाब और मणिपुर में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। मणिपुर के पहले चरण और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए भी नामांकन भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ साथ मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 11 तारीख नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज प्रचार किया। उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में गाजियाबाद और बुलंदशहर में चुनाव प्रचार किया। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बुलंदशहर के विभिन्न इलाकों में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर जिले में समाजवादी विजय यात्रा निकाली। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हापुड़ में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के हक में लोगों से वोट करने की अपील की। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सिराथू विधानसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। राज्य सरकार के एक और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से आज अपना पर्चा भरा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य 2017 के चुनाव से इस बार बिल्कुल अलग है। पिछले 5 वर्षों में 40 सीटों की विधानसभा के 24 विधायकों ने पाले बदल दिए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बार 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
भारतीय जनता पार्टी पहली बार सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 37 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि पार्टी ने अपने गठबंधन दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3 सीट दिया है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। टीएमसी के 26 उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का इस बार फैसला होगा। टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एनसीपी का शिवसेना के साथ राजनीतिक तालमेल है। एनसीपी के 12 और शिवसेना के 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 82 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल। उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी का असर पर्वतीय इलाकों में चुनाव प्रचार पर पड़ रहा है। कोविड प्रतिबंधों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। खेतरीगांव विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती पूनम रानी वांगखेम को उम्मीदवार बनाया गया है। एनपीपी ने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस बीच मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मणिपुर की सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है। राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए पूर्व मंत्री करम श्याम ने लांगत बल से नामांकन पत्र दाखिल किया। एनपीपी के 3 उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। मणिपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों पर जहां केवल नाम मात्र के मतदाता हैं, वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। मणिपुर विधानसभा के आम चुनाव का पहला चरण 27 फरवरी को होगा और नामांकन पत्र भरने का काम 8 फरवरी तक चलेगा। सबसे कम मतदाताओं की संख्या वाला मतदान केंद्र तिपाईमुख विधानसभा क्षेत्र में है। फाइबोक मुंते मतदान केंद्र में केवल 50 मतदाता हैं। फाइबोक मुंते गांव में मार समुदाय के ज्यादातर लोग हैं और यह गांव इम्फाल से 615 किलोमीटर दूर है। यह गांव असम के पड़ोसी सीमा क्षेत्र में स्थित है। कम मतदाताओं के बावजूद राज्य चुनाव अधिकारी चुनाव में फाइबोक मुंते मतदान केंद्र में सफलतापूर्वक चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। इम्फाल से आकाशवाणी समाचार के लिए जेजे थोकचोम। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचएस हंसपाल आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। साहनेवाल से अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने से वे नाराज थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में आज कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96 से 99% के बीच है। इस बीच केरल और मिजोरम में कोविड संक्रमण में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर के दौरान अस्पतालों में सर्जरी सुरक्षित है। पुराने समय में एक डेटा बताया गया था कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वह कुछ समय तक सर्जरी अवॉइड करें क्योंकि हो सकता है उनका रिस्क एलिमेंट थोड़ा बढ़ चुका हो। लेकिन जो प्रेजेंट एविडेंस अभी इस वाले समय में इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो नोट की जा रही है कि सर्जरी सेफ है और किसी भी तरह की हायर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और डेथ से रिलेटेड नहीं है। इसलिए वह पेशेंट जो कोई भी अपनी सर्जरी कराना चाहे, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो, चाहे कोविड-19 हो, उनको हमें डिनाई करने की या उनको रेगुलेट करने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी और वह समय पर अपनी सर्जरी करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण में कमी आई है। 268 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे है। शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। स्कूलों को फिर से खोलने पर विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। सरकार ने टीके की दोनों खुराक दिए बिना ही लाभार्थी को दोहरे टीकाकरण के रूप में पंजीकृत किए जाने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट न केवल भ्रामक हैं बल्कि पूरी तरह से गलत और बिना किसी आधार के हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश की पात्र आबादी को अब तक 168 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को भी कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है।
कल देश में कोविड संक्रमण के 1,72,433 मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 95.14% हो गई है। कल देश में 2,59,107 लोग कोविड से ठीक हुए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा में देरी से विद्यार्थियों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्चतम अदालत से स्वीकृति मिलने के बाद गेट 2022 परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा फिर से शुरू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन में निर्बाध कार्यवाही की सराहना की। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में 1 चरण वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर और मरीजों की संख्या में गिरावट। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इनकार किया। भारत ने चीन द्वारा पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिकरण पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। मौसम विभाग ने कल तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। लोकसभा में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्र ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में परीक्षा में कथित धांधली का विषय सदन में शून्यकाल के दौरान उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान से भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने रीट का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा 4 साल बाद हुई। लाखों लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक किया गया। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि रीट की परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा के नियमों और परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तेलंगाना को वादे के मुताबिक मदद नहीं मिल रही है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अगले कई दशकों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो देश के विकास की धुरी हैं।
तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट आ रही है। द्रमुक के सदस्यों ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित नीट से संबंधित विधेयक राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने को लेकर सदन में हंगामा किया और राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सदन में किसी प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात नहीं हो सकती। राज्यपाल को कोई भी विधेयक वापस लौटाने का अधिकार है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का और अरुणाचल प्रदेश को एक अलग हिस्से के रूप में दिखाए जाने का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इस पर उचित कदम उठाने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसे संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कांग्रेस के सदस्य एल हनुमंथैया ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कन्नड़ भाषा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में कन्नड़ प्रश्न पत्रों को हिंदी भाषा में पूछे जाने का मामला उठाया और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सदन में मौजूद शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार से उचित कदम उठाने को कहा। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ओडिशा में जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए 6 लाख घर दिए जाने का मामला उठाया। गुजरात से कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम ने तिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिल्वर लाइन का मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी के सुभाष चंद्र सिंह ने तेंदुपत्ता पर जीएसटी नहीं लगाए जाने की मांग की। भाजपा के विकास महात्मे ने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में शराब की होम डिलीवरी का, कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने बाल कुपोषण का और मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने बेगूसराय की काबर झील को विकसित करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल सहित राज्यसभा के 3 सदस्यों ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया। ये नोटिस पेगासस मुद्दे पर पिछले साल मानसून सत्र के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर दिया गया है। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में हिस्सा ले रहे कांग्रेस के रिपुन बोरा ने आरोप लगाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार को अपने मंत्रियों, न्यायाधीशों और विपक्ष के नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता के केशव राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता का विचार चर्चा के लिए रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस दिन संविधान को बदले जाने की बात होगी, कांग्रेस सबसे पहले उसके विरोध में खड़ी होगी। अन्नाद्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरई ने रक्षा, आधारभूत क्षेत्र, कृषि और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना की। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार के विकास को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के पीछे असलियत ये है कि अमीरों और गरीबों के बीच खाई गहरी हुई है और सामाजिक समरसता कमजोर हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह ने सरकार से सवाल किया कि रिक्त पड़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद कब तक नियुक्ति की जाएगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हैदराबाद के पटनचेरू में अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति मार्ग संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है।
सरकार ने 2 महीने के भीतर उन 60 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन पर दिखाई जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा में कहा कि जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। Whatever the channel permission is we are giving under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the media one is sub judice matter also. I want to convey this. 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. भारत ने कहा कि चीन का शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिकरण करना खेदजनक है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। खेल आयोजन में चीन द्वारा गलवान सैनिक को मशाल वाहक बनाने की खबर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंगम बागची ने कहा, The Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. उधर ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र द क्लेक्सन ने दावा किया है कि 2020 में गलवान घाटी में सीमा पर भारत के साथ हुए संघर्ष में चीन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ये नुकसान खबरों में जितना बताया गया था उससे कहीं ज्यादा था। दोनों देशों के बीच टकराव के दौरान कई चीनी सैनिकों को शून्य से काफी नीचे तापमान की स्थितियों में अंधेरे में एक नदी पार करते हुए डूबते देखा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि गेहूं की खरीद और परिवहन की व्यवस्था का काम जारी है। श्री बागची ने कहा कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस महीने के अंत में मेलबर्न में होने की आशा है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अंतिम बैठक पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों से ईंधन की कीमतों पर वैट कम करने की अपील की है, जिससे पेट्रोल की दरों में कमी आए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर लोकसभा में श्री पुरी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपये की कमी की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना लागू कर रही है। श्री ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि इस योजना में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चिकित्सा उपचार, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस वर्ष जनवरी तक 78 खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को 2 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। परीक्षा पे चर्चा की 5वीं कड़ी में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने की आज आखिरी तारीख है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के छात्र, उनके अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव को दूर करने के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज हो गई है। राज्य के अधिकांश ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में एक बार फिर बर्फबारी हुई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात से ही मध्यम बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में वर्षा और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में और गिरावट आ गई है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन में एक बार फिर बर्फबारी हुई। खराब मौसम के कारण श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा को निलंबित कर दिया है। वहीं बैटरी कार और केबल कार सेवा बेरोक-टोक जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा फिर से शुरू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन में निर्बाध कार्यवाही की सराहना की। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों तथा गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर और मरीजों की संख्या में गिरावट। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इंकार किया। भारत ने चीन द्वारा पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिकरण पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध।
और मौसम विभाग ने कल तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।